ना। अगली दफा आपका भी क्विज थोड़ा टफ कर लेंगे, टाइम ज्यादा कर लेंगे। नहीं सर, ऐसे ठीक है। आपका ये जो इसमें वाला क्वेश्चन है, ये तो 5 मिली एम्पेयर का सोर्स है, वो बीच में ओपन हो जाता है, तो पहले वाले केस में तो जो आपकी बैटरी की वोल्टेज थी वही आपका VThevenin बनता है। दूसरे वाले केस में करंट डिवाइडर लगता था, जस्ट आपने करंट डिवाइडर भी नहीं, ओम ला लगता था, क्योंकि राइट साइड तो आपकी अगेन ओपन थी और लेफ्ट साइड पे एक ही रेजिस्टर था 3, 5 मिली एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 वोल्ट उसका वोल्टेज आता है। तो पहले वाले केस में आपका VThevenin VS के बराबर था, दूसरे वाले केस में 15 वोल्ट आता है, जस्ट दोनों को ऐड ही करना था, उसमें और कुछ भी नहीं था। सर आप तो फिर टीचर है ना, हमने तो देखना था पहले। आपने एक दिन एक्स्ट्रा मांगा था सर, आपने प्रिपेयर करना है, तो मैंने इसलिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा दे की। वो आपका एक एग्जांपल थी जिसमें दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए थे, मैंने सिर्फ वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स से तब्दील किया था, बाकी तो ये एग्जांपल सेम थी। आपकी एक एग्जांपल है उसमें बुक में, इसी के साथ की एग्जांपल है, उसमें दोनों वोल्टेज सोर्सेज है, तो मैंने जो सेकंड वाला वोल्टेज सोर्स था उसको करंट से जस्ट कन्वर्ट किया था, चेंज किया था। अच्छा सर। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था 1920 वीक 10 था ना। ये था कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, प्रीवियस इस लेक्चर में से यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो जो हमने सीरीज पैरेलल सॉल्व किए थे कैपेसिटर के, और उसकी जो चार्जिंग क्यू टी हमने निकाला था, चार्ज निकाला था, टोटल चार्ज निकाला था, इंडिविजुअल चार्ज, और फिर हमने वोल्टेज डिवाइडर के साथ वैल्यूज निकाली थी, यहाँ तक हम कर चुके थे। ये हमने किया था वोल्टेज डिवाइडर के साथ वी एक्स सी टी ओवर सी एक्स इंटू वी टी। इसमें से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, पैरेलल में लगे हों, उनका इक्विवेलेंट निकालना हो, टोटल चार्ज निकालना हो, इंडिविजुअल चार्ज निकालना हो, या वोल्टेजेस निकालनी हो, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ठीक हो गया गुड। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए साथ साथ रहना है, जहाँ से समझना है तो पूछना है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 10.8 से। ये लास्ट टाइम मैंने ये स्लाइड की थी, लेकिन आज हम इसको दोबारा से कवर करते हैं, सो दैट जो आगे हम चलेंगे तो आपको ये करंट एंड वोल्टेज एज वी हैव डिस्कस्ड द कैपेसिटर्स इन प्रीवियस स्लाइड्स यू कैन। अच्छा, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इसका ऑडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं आपको भेज दूंगा। चलिए 10.8 से आज स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, मैं दोबारा आपके साथ उसको रिवाइज कर देता हूँ। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स अ करंट। जब भी आपके पास कैपेसिटिव सर्किट है तो सर्किट के अंदर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। दिस करंट लास्ट्स ओनली लॉन्ग इनफ फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज। व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज करंट इज जीरो। ये हमने डिस्कस किया था कि डीसी सर्किट के अंदर आपके पास सर्किट के अंदर जो करंट है, अगर वोल्टेज सप्लाई आपकी डीसी है तो सिर्फ उस वक्त तक करंट फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो आपके पास सर्किट के अंदर करंट जीरो हो जाती है और कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। Current in the circuit during charging is due solely to the movement of electrons from one plate to the other plate around the external circuit. No current passes through the dielectric between the plates.
ये भी हमने डिस्कस किया था कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक होता है, तो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक में से कोई भी करंट पास नहीं होता। पास सर्किट जो है, करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में पास होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। जो एक्सटर्नल आपके पास रेजिस्टर और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं करता और उन दोनों के दरमियान से कोई करंट भी पास नहीं होता। As charging is as charge is deposited on the plates, the capacitor voltage builds। जैसे जैसे चार्ज आपके पास प्लेट्स के ऊपर जमा होता जाता है, डिपॉजिट होता है, तो कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाती है। However, this voltage does not jump to full value immediately, since it takes time to move electron from one plate to the other। ये भी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो फौरन से बिल्ड नहीं होता, क्योंकि चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर मूव करने में टाइम लेते हैं। तो ये जो वोल्टेज बिल्ड होती है कैपेसिटर के अक्रॉस, जो कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। फौरन से जो इमीडिएट वैल्यू है वो आपके कैपेसिटर के ऊपर फुल वैल्यू नहीं आ जाती, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। आज इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि वो टाइम किस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में जो कैपेसिटर है वो कितने परसेंट चार्ज हो चुका होगा। Since voltage builds up as charging progress, the difference in the voltage between the source and the capacitor decreases, and hence the rate of movement of electron, the current, decreases as the capacitor approaches full charge। जब आपके पास कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर, तो आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। बैटरी और कैपेसिटर के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कम होता जाता है। इनिशियली सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, बैटरी फुल होती है और कैपेसिटर को हम कहते हैं कि वो आपके पास ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, सॉरी शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। तो आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज बिल्ड होना शुरू हो जाता है, तो रेजिस्टर के क्रॉस या दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है, और वो उस वक्त तक कम होता रहता है जब तक कि कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो दोनों का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। तो जब आप उसका करंट निकालेंगे तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा सर्किट के अंदर करंट जीरो होता है, और फुल चार्ज कंडीशन में हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर आपके पास ओपन सर्किट की बिहेव करता है। ठीक है, अब आपके पास ये इसकी इक्वेशन है जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। ये आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स है E, एक कैपेसिटर है VC। तो हम इस कैपेसिटर का भी जो जितने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए वो इस कैपेसिटर के पॉइंट्स हैं। अगर आप इसका फर्स्ट कर्व देखें, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास IC का ग्राफ है, जो कैपेसिटर की करंट है उसका ग्राफ है। ठीक है, तो आप देखें इनिशियली आपके पास हमने भी डिस्कस किया कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है और कैपेसिटर का वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आज मैं जैसे इसको रिवाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज E है, सपोज अगर ये 10 वोल्ट था तो यहाँ पर जो आपके पास वोल्टेज होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज और यहाँ पर 0 है, तो आपके पास डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम आएगा, 10 माइनस 0 10। तो आप अगर कैपेसिटर का करंट निकालो IC, तो कैपेसिटर के अंदर वही करंट होगा जो R में से फ्लो कर रहा है। तो जो R का करंट है वो पहले जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे या बैटरी को आप ऑन करेंगे तो आपके पास पहले इंस्टेंट पे जो करंट आएगा टाइम 0 पॉजिटिव, हम इसको T इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव सेकंड कहते हैं। जो आपके पास फर्स्ट जैसे ही आप स्विच ओपन करेंगे तो 0 पॉजिटिव सेकंड पे जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आपके पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं कह रहा था कि E आपके पास अगर 10 वोल्ट है तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर रेजिस्टर 1 किलो ओम हो तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R विच इज 1 के 10 मिली एम्पियर। तो फर्स्ट इंस्टेंट में जो करंट मिलेगा वो आपको हमेशा कैपेसिटर के सर्किट में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हम कहते हैं लेट्स सपोज कुछ टाइम बाद हमने दोबारा चेक किया तो यहाँ पर वोल्टेज हो चुका था 5 वोल्ट। सपोज यहाँ पर वोल्टेज वैल्यू हो चुकी थी 5 वोल्ट। जब यहाँ पर 5 वोल्ट हो चुका था तो उस वक्त हम करंट अगर चेक करें तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट माइनस कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय R 1 के। तो अब आपके पास जो करंट है वो रिड्यूस होकर कितना रह चुका होगा 5 मिली एम्पियर। 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 के तो 5 मिली एम्पियर। तो कुछ देर बाद जब आप चेक करेंगे तो करंट रिड्यूस होके 5 मिली एम्पियर तक आ चुका है। सपोज हम कुछ देर और इंतजार करते हैं और फिर दोबारा वैल्यू चेक करते हैं कि कैपेसिटर आपके पास जो वोल्टेज है उसका 10 वोल्ट हो चुका था। जब कैपेसिटर का वोल्टेज 10 वोल्ट हो चुका होगा तो हम उस वक्त करंट दोबारा चेक करते हैं, तो उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू आपके पास वोल्टेज की कितनी है 10 वोल्ट
कैपेसिटर भी मैक्सिमम चार्ज हो चुका है विच इज 10 वोल्ट। तो 10 माइनस 10 0 डिवाइडेड बाय 1 के, तो करंट आपके पास एट लास्ट 0 को पहुंच चुका है। अब आप इस कर्व को विजुअलाइज करें जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। एक कैपेसिटर आपके पास ग्रेजुअली जो है चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो ये आपके पास कैपेसिटर के वोल्टेज की सॉरी करंट की कर्व है। करंट आपके पास इनिशियली मैक्सिमम होगा और ये ग्रेजुअली जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। बिफोर चार्जिंग आपके पास कैपेसिटर की करंट कितनी थी, जीरो। ड्यूरिंग चार्जिंग आपके पास ये वाली कर्व आती है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो आपका करंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मूव कर रहा होगा, और इसको एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा आफ्टर चार्जिंग, तो करंट सर्किट के अंदर क्या हो चुकी होगी, जीरो, क्योंकि हमने कहा है कि कैपेसिटर की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी और वोल्टेज जो है वो भी मैक्सिमम है। तो 10 माइनस 10 जीरो हो गया। तो करंट के अंदर सॉरी सर्किट के अंदर आपके पास जो करंट है वो 0 एम्पेयर फ्लो कर रहा होगा। और जब तक ये इस बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, कैपेसिटर फुली चार्ज रहेगा, चाहे ये 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या आप इसको मल्टीपल डेज के लिए या लाइफ टाइम के लिए इस तरह कनेक्टेड रखें, कैपेसिटर के अंदर करंट जो है, सर्किट के अंदर जो करंट है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो करंट की 0 ही रहेगी, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, ठीक है। डिस्चार्जिंग में हम जाके देखेंगे कि हम फिर बैटरी को रिमूव करके इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करते हैं, तो ये जितनी देर में डिस्चार्ज हुआ था फिर उतनी देर में डिस्चार्ज भी होता है। वो हम इंशाल्लाह डिस्चार्जिंग इक्वेशन जब करेंगे फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। आप राइट वाली कर्व को देखें, वीसी, तो ये कैपेसिटर की वोल्टेज की कर्व है। तो इनिशियली आपके पास वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस क्या था, जीरो था, अभी हमने डिस्कस किया। कुछ देर बाद हमने दोबारा चेक किया तो वो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो बिल्ड होके 5 वोल्ट हो चुका था, और हमने कुछ देर बाद दोबारा चेक किया तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका था और उसका वोल्टेज जो है वो बिल्ड होके मैक्सिमम हो गया था। तो मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप चेक करें तो कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, जितना आपने सप्लाई दी हुई थी, ई वोल्ट्स आपने सप्लाई दी थी, हमने सपोज किया कि 10 वोल्ट से, तो कैपेसिटर भी कुछ देर बाद 10 वोल्ट चार्ज हो चुका होगा। इसके बाद अगर आप सर्किट को कनेक्टेड रखें तो आपके पास ये जो चार्जिंग इक्वेशन है, ये जो कर्व है, ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी 10 वोल्ट के ऊपर ही, क्योंकि आपके पास कैपेसिटर एक बार फुली चार्ज हो गया, उसके बाद बैटरी कनेक्टेड है, तो ये फुली चार्ज रहेगा। आइडियल कैपेसिटर फुली इस तरह से ही चार्ज रहेगा। ठीक हो गया जी सर। ये जो आपके पास अब कर्व्स हैं, ये एक्चुअली टाइम वेरिंग कर्व्स हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको देखें तो हमने अभी कहा कि हम कैपेसिटर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक कर रहे हैं, कुछ कुछ देर बाद हमने चेक किया वोल्टेज और करंट दोनों। तो ये टाइम वेरिंग इक्वेशन है। जब भी टाइम वेरिंग की बात आती है तो ये चीज़ याद रखनी है कि हम फिर जो वोल्टेजेस और करंट्स के लिए जो सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं, या हम वी और आई यूज़ करते हैं या क्यू यूज़ करते हैं, ये फिर स्मॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले मैं आपको ये स्लाइड पढ़ा देता हूँ। As figure 10.25 indicates, current exists only while the capacitor voltage is changing. अभी हमने ऊपर देखा है कि करंट उसी वक्त तक एग्जिस्ट करेगा जब तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, या दूसरे लफ्जों में कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज हो रही है। This observation turns out to be true in general, that is, current in the capacitor exists only while the capacitor voltage is changing. कहते हैं जनरली ये ऑब्जर्वेशन ट्रू है कि जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज होता रहेगा, यानी कि वो चार्ज या डिस्चार्ज होता रहेगा, तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आपको करंट मिलता रहेगा। ठीक हो गया। द ओनली चार्ज दैट कैन मूव देयरफॉर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट एग्जिस्ट ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। कहते हैं जो चार्ज आपके पास मूव हो सकता है, ये सिर्फ वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो प्लेट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन द कैपेसिटर वोल्टेज इज कांस्टेंट, दीज चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। कहते हैं जब आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने कहा 10 वोल्ट था और कैपेसिटर भी 10 वोल्ट चार्ज हो गया, तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हम कहते हैं करंट जीरो हो जाता है। तो उसकी एक्चुअल वजह क्या है, उसकी एक्चुअल वजह ये होती है, व्हेन द कैपेसिटर वोल्टेज इज कांस्टेंट, दीज चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जितने चार्ज एक प्लेट से जा रहे होते हैं उतने चार्ज उस प्लेट के ऊपर दोबारा से डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो आपका जो नेट करंट मूवमेंट होती है तो उसके अंदर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, वो जीरो होती है, क्योंकि जितना चार्ज एक प्लेट से मूव हुआ है उतना ही उसके ऊपर आ गया। लेट्स सपोज अगर 10 चार्जेस मूव हुए थे तो 10 चार्जेस ही डिपॉजिट हो जाते हैं। सो नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस अगर, तो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं हो रही होती है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, एंड दस द करंट इज जीरो। इस वजह से जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर करंट की वैल्यू हम कह रहे होते हैं कि जीरो है। दूसरे लफ्जों में जब आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होता है, लेट्स सपोज 10 वोल्ट की बैटरी थी और कैपेसिटर 10 वोल्ट चार्ज हो गया, तो 10 वोल्ट तो उसको अभी भी मिल रहे हैं, उस वक्त एक्चुअली आपका कैपेसिटर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। जितने
पॉजिटिव प्लेट से जितने चार्ज रिमूव होते हैं नेगेटिव प्लेट से उतने ही चार्जेस उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हम कहते हैं कि नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस जो है वो जीरो है, तो आपके पास इसलिए सर्किट के अंदर करंट जीरो होता है। इसमें ये जो वोल्टेज चेंजिंग है कैपेसिटर की, इसकी हम इक्वेशन देखते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखो 10.1 है, द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड द वोल्टेज फॉर द कैपेसिटर इज गिवन बाय इक्वेशन 10.1। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी डीसी के लिए, अब हम टाइम वेरिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो डीसी के लिए आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, Q इज इक्वल टू CV, याद है? डीसी में हमने सारे के सारे बड़े यूज किए थे अल्फाबेट्स, Q भी, C भी, V भी। जब आप इसको एसी में लेके आते हैं या हम जब एसी वोल्टेज की या टाइम वेरिंग वोल्टेज की बात करते हैं तो आप हमेशा स्मॉल सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, इसलिए आपको इस इक्वेशन में स्मॉल Q इज इक्वल टू स्मॉल VC लिखा हुआ नजर आता है। ये जो वोल्टेज है ये एक्चुअली VC है, कैपेसिटर की वोल्टेज है, तो यहाँ पर भी उसने सबस्क्रिप्ट यूज किया हुआ है VC, स्मॉल V है और उसके जो सबस्क्रिप्ट है उसमें C है, तो Q इज इक्वल टू CV है। बट द करंट इज द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अभी हमने डिस्कस किया कि जो करंट है सर्किट के अंदर वो एक्चुअली क्या है, रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर। इन कैलकुलस नोटेशन दिस इज IC। कैलकुलस की कहते हैं नोटेशन में अगर हम IC को लिखें तो हम IC को लिख सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस है ये आपके पास dQ/dt है, डिफरेंशियल ऑफ Q। जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या जो आपके पास डेरिवेटिव होता है d/d, ये एक्चुअली d/dt ये रेट ऑफ चेंज को शो करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ Q जो है वो एक्चुअली सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस करता है, IC के बराबर है। IC इज इक्वल टू dQ/dt। अब हम 10.18 इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू dQ/dt इस वाले पॉइंट से, और उसके ऊपर हमने देखा है कि Q इटसेल्फ जो है अगर हम Q का डेरिवेटिव लें dQ/dt कर लें तो राइट साइड पे आपको इस इक्वेशन का राइट जो है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विच इज d/dt ऑफ CVC। हम एक्चुअली Q का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो जो आपके पास d/dt ऑफ CVC है, C तो इसमें कांस्टेंट है क्योंकि C तो कैपेसिटर की वैल्यू है आपके पास, और कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है इससे डेरिवेटिव से। तो IC जो आपके पास है ये इसकी इक्वेशन है, टाइम वेरिंग इक्वेशन है कैपेसिटर की, IC इज इक्वल टू C dVC/dt। तो ये जो आपके पास dVC/dt है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C टाइम्स डेल्टा V चेंज इन V विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा t। तो अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो या कर्व हो आपके पास जो कि टाइम वेरिंग है तो आप उसका IC निकाल सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, IC इज इक्वल टू C टाइम डेल्टा V बाय डेल्टा t। दो टाइम पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज का कितना चेंज है और टाइम पॉइंट्स आपको पता है तो उसका डिफरेंस आप ले लें। तो ये वाली जो चीज़ है डेल्टा V बाय डेल्टा t, इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, स्लोप। ये आपके पास इक्वेशन के अंदर स्लोप है, तो आप स्लोप अगर निकाल लें उसको कैपेसिटर की वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप कैपेसिटर की करंट निकाल सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन को देखें, ये जो हम इक्वेशन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली इक्वेशन IC इज इक्वल टू C डेल्टा VC बाय डेल्टा t, C टाइम्स राइज ओवर रन विच इज इक्वल टू C टाइम्स दी स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर आपके पास कर्व है तो आप उसकी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, और जहां पर आपके पास कांस्टेंट होगा करंट या वोल्टेज, उस पॉइंट पे आपके पास स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब आप इस एग्जांपल को देखें, a signal generator applies voltage to a 5 microfarad capacitor with a waveform as given in 10.27a। ये आपके पास फिगर है 10.27a। The voltage rise linearly from 0 to 10 volt in 1 millisecond। ये जो आपका फास्ट इंटरवल है वो कहता है आपके पास वोल्टेज जो है वो 0 से 10 मिलीसेकंड है, 0 से लेकर 10 वोल्ट तक इंक्रीज होता है linearly in 1 millisecond। Falls linearly to -10 volt at t is equal to 3 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड से लेकर 3 मिलीसेकंड तक कहता है linearly आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होता है -10 वोल्ट तक, remains constant until t is equal to 4 मिलीसेकंड। उसके बाद 4 मिलीसेकंड तक, 3 मिलीसेकंड से लेकर 4 मिलीसेकंड तक वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट रहता है। उसके बाद वो कहता है राइजेस टू 10 वोल्ट एट t is equal to 5 मिलीसेकंड। 4 मिलीसेकंड से लेकर 5 मिलीसेकंड तक फर्दर वोल्टेज अगेन राइज करता है linearly from -10 volt to 10 volt and remains constant thereafter। और उसके बाद आपके पास वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है, 5 मिलीसेकंड के बाद आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है।
पूछो आपसे क्या रहा है, डिटरमिन द स्लोप ऑफ वीसी इन ईच इंटरवल। आप कैपेसिटर की स्लोप बता दें, कैपेसिटर की वोल्टेज की इन ईच इंटरवल स्लोप क्या है। फिर उसके बाद वो कहता है डिटरमिन द करंट एंड स्केच इट्स ग्राफ। आप इसका करंट भी कैलकुलेट कर लें और उसका ग्राफ भी बता दें। और करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट की भी हमने इक्वेशन पढ़ी है कि आई सी जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है कैपेसिटर का करंट, ये बताएगा। अभी हमने इक्वेशन पढ़ी, आई सी किसके बराबर है, सर C इंटू स्लोप ऑफ द लाइन। सी इंटू स्लोप ऑफ द लाइन। और इसको हमने पढ़ा है सी इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, सी की वैल्यू उसने आपको खुद बता दी है जो ऊपर उसने मेंशन की है। कैपेसिटर की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 माइक्रोफेरेड। स्लोप ऑफ द लाइन आप निकाल लें और इसका प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आई सी भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट इंटरवल है 0 से 1 मिली सेकेंड तक, इसका स्लोप क्या आएगा, चेंज इन वोल्टेज है ना। तो फर्स्ट इंटरवल का स्लोप आपके पास क्या बनेगा, तो 10 बनेगा 10 बनेगा। किस तरह 10 आया है, सर, क्योंकि डी वी हमारे पास है, डी वी हमारे पास है 10 वोल्ट। नहीं नहीं, जो आपके पास फर्स्ट इंटरवल है, आप फर्स्ट इंटरवल को देखते हैं। स्लोप हमने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप टाइम से देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चेंज आ रहा है, हमें सारे इंटरवल को इकट्ठा नहीं देख सकते। जहाँ वही जहाँ कह से रहे हैं, 0 से देखे ना ऊपर 10 तक जा रही है ना वोल्टेज 1 पे। 0 से 10 तक जा रही है इन 1 सेकेंड। तो जो जी 1 फर्स्ट सेकंड, 1 से डिवाइड करेंगे 10 आंसर आएगा। वो आपके पास आ जाएगा 10, जो फाइनल वोल्टेज है, माइनस इनिशियल वोल्टेज जहाँ से आपने स्टार्ट किया 0 वोल्ट, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम जो आपके पास था 1 मिली सेकेंड, माइनस इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था टाइम 0। 10 डिवाइडेड बाय 1 आता है, तो आपके पास ये बनता है 10, जो फर्स्ट स्लोप है। ठीक है, ये उसने निकाला हुआ है। जो आपके पास 0 से 1 मिली सेकेंड है वो बनता है डेल्टा वी इज इक्वल टू 10, और डेल्टा टी आपके पास बनता है 1 सेकेंड। ये डेल्टा वी उसने 10 कैसे निकाला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 10 माइनस 0 10 वोल्ट, और डेल्टा टी 1 मिली सेकेंड माइनस 0 इनिशियल वैल्यू 1 मिली सेकेंड। तो 10 वोल्ट डिवाइड बाय 1 मिली सेकेंड अगर आप करें तो आपके पास ये जो फर्स्ट स्लोप है वो बनता है 10,000 वोल्ट। 10 ओवर 1 मिली है ना, मिली ऊपर जाके के में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपके पास पहला जो इंटरवल है उसका स्लोप क्या बनेगा, 10,000 वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास चेंज है अगर उसको देखें तो वो 1 मिली सेकेंड से लेकर 3 मिली सेकेंड तक का चेंज है। इसका स्लोप क्या बन जाएगा, सर 20 0 नहीं, चेंजिंग जहां पर वोल्टेज चेंज हो रहा है वहां पर 0 नहीं होता, जहां कांस्टेंट माइनस वोल्टेज 20 टू माइनस 20। -20 क्या टाइम नहीं आएगा नीचे, वोल्टेज 20 माइनस 10 आएगा ऊपर वोल्टेज डी। 10 आपके पास। एक तो इस चीज को भी नोट करें, जब भी आपके पास इंक्रीजिंग लाइन में पॉजिटिव स्लोप है तो आपके पास स्लोप हमेशा पॉजिटिव आता है। जब भी डिक्रीजिंग से सिनेरियो होगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने की वजह क्या है, एक्चुअली आपके पास -10 फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन आप करते हैं। फाइनल पोजीशन क्या है -10, इनिशियल पोजीशन है +10, तो -10 माइनस टाइम्स +10, तो -10 -10 20 डिवाइडेड बाय टाइम भी तो है ना, आपने टाइम कंसीडर नहीं किया। डिवाइड बाय टाइम क्या आएगा, 3 - 1 विच इज 2 मिली सेकेंड। तो -20 डिवाइडेड बाय 2 मिली सेकेंड, तो जो आपके पास सेकंड स्लोप बनता है 1 से लेकर 3 मिली सेकेंड तक, वो आपके पास वोल्टेज जो राइज है वो बनता है -20 डिवाइडेड बाय 2 मिली सेकेंड, तो -10,000 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक हो गया, जो सेकंड स्लोप आपके पास बनेगा 1 से लेकर 3 मिली सेकेंड तक। अब आप नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट जो इंटरवल है वो हमारे पास है 3 से 4 मिली सेकेंड तक। 3 से 4 मिली सेकेंड तक जो आपके पास वोल्टेज है कांस्टेंट, वैसे भी कांस्टेंट है तो इसका 0 होता है, हम इसको मैथमेटिकली भी निकालते हैं।
मैथमेटिकल निकालें तब भी आपके पास 0 आएगा। फाइनल पोजीशन कितनी है, -10 इंटू -10 माइनस टाइम्स -10 -10 प्लस 10 0 डिवाइडेड बाय 1, तो 0 ही आएगा आपके पास, ठीक है। -10 फाइनल पोजीशन माइनस, इसको एक्चुअली हम इस तरह लिखते हैं -10, फार्मूला में आपके पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है। इनिशियल पोजीशन आपके पास दोबारा -10 है, तो माइनस इंटू माइनस टाइम -10, तो ये आ जाएगा -10 प्लस 10 0, -10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय आपके पास 1 मिली सेकेंड बनता है। 4 मिली सेकेंड माइनस 3 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड, तो न्यूमिनेटर में आपके पास 0 है, तो 0 डिवाइड बाय 1 मिली सेकेंड आपके पास 0 आएगा। तो जो आपके पास थर्ड इंटरवल है उसका स्लोप आपके पास 0 आता है। 3 से 4 मिली सेकेंड तक आपको देखें स्लोप आपके पास क्या है, 0 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। अब आप फाइनल इंटरवल पे आ जाए। 4 से 5 मिली सेकेंड तक आपके पास इंक्रीजिंग स्लोप है, तो स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो अगेन इसका आप स्लोप निकालें तो आपके पास फाइनल पोजीशन क्या बनती है, +10 माइनस टाइम्स इनिशियल पोजीशन क्या है, -10, तो +10 माइनस इंटू -10 अगेन +10, तो ये आपके पास बनता है 20 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 5 मिली सेकेंड माइनस 4 मिली सेकेंड विच इज 1 मिली सेकेंड। तो आपके पास जो फाइनल स्लोप बनेगा वो बनता है 20 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड विच इज 20,000 वोल्ट्स पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वोल्टेज का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। इससे आगे उसने टाइम पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो उसने खुद कहा कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वो जहां तक भी इसकी वोल्टेज को फर्दर ले जाए तो इसका स्लोप क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब भी कांस्टेंट लाइन आएगी आपके पास वोल्टेज का स्लोप 0 हो जाएगा। अब आप इसका आईसी निकाल सकते हैं। आईसी किसके बराबर है, सी टाइम्स जी स्लोप। तो हम पहले इंटरवल के लिए देखते हैं, 0 से 1 मिली सेकेंड तक आपके पास जो आईसी बनेगा वो बन जाएगा सी कैपेसिटर विच इज 5 माइक्रोसेकेंड 5 माइक्रोफेरेड 5 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड इंटू 10,000 वोल्ट। तो जो फर्स्ट इंटरवल है उसके अंदर आपके पास करंट होगा 50 मिली एम्पेयर। 10⁻⁻6 है तो 10 इंटू 10⁻³ है, 10,000 है ये ना, तो 10⁻³ 10⁻⁻6 जब आपस में पावर्स ऐड होंगी -6 + 3 तो आपके पास 10⁻³ बच जाएगा। तो जो फर्स्ट इंटरवल है उसके अंदर करंट आपके पास आ जाएगा 50 मिली सेकेंड। सेकेंड इंटरवल को आप देखें 1 मिली सेकेंड इंटू 3 मिली सेकेंड, तो आपके पास आईसी किसके बराबर होता है, सी इंटू स्लोप। तो सेकंड इंटरवल का स्लोप आपके पास है 10,000 वोल्ट्स। सेकंड इंटरवल में जो आपके पास जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो सेम है, कांस्टेंट है 5 इंटू 10⁻⁻6, माइनस आपके साथ था क्योंकि आपके पास स्लोप नेगेटिव था। तो आपके पास जो नेक्स्ट इंटरवल है सेकंड इंटरवल उसके अंदर करंट आ जाएगा -50 मिली एम्पेयर। जो थर्ड इंटरवल है 3 to 4 मिली सेकेंड वाला, उसमें आपके पास स्लोप कांस्टेंट था विच इज 0 वोल्ट। तो आपके पास स्लोप 0 है, कैपेसिटर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो थर्ड इंटरवल में आपके पास जो करंट है वो क्या आएगा, 0 एम्पेयर। लास्ट इंटरवल को आप देखें 4 मिली सेकेंड टू 5 मिली सेकेंड, जो आपके पास स्लोप है वो 20,000 वोल्ट पर सेकंड था, कैपेसिटर की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है। तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो फाइनल जो करंट की वैल्यू आएगी वो आती है 100 मिली एम्पेयर, ठीक है। यह आपके पास कैपेसिटर की करंट आ गई हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर, सी टाइम्स द स्लोप या सी टाइम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हम पहले निकाल चुके थे, कैपेसिटर हमें पता था तो उनको मल्टीप्लाई करके जस्ट हमने उनके करंट्स निकालने। अब हमने इस करंट को प्लॉट करना है, ठीक है। तो अगर आप इस करंट का प्लॉट देखें तो ये एक्चुअली इस करंट का प्लॉट है। 0 से लेकर 1 मिली सेकेंड तक आपके पास करंट की वैल्यू क्या थी, 50 मिली एम्पेयर। यूनिट उसने ऊपर दे दिए मिली एम्पेयर, 50 थी। फर्स्ट इंटरवल के अंदर आपके पास जो करंट था उसकी वैल्यू कितनी है, 50 मिली एम्पेयर कांस्टेंट है, ठीक है। जो आपके पास सेकंड इंटरवल है 1 से लेकर 3 मिली सेकेंड तक जो आपके पास इंटरवल है उसके अंदर आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू क्या थी, -50 मिली एम्पेयर। तो आप इसकी वैल्यू -50 मिली एम्पेयर मेंशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, 1 से 3 मिली सेकेंड तक। 3 से 4 तक आपके पास वैल्यू क्या थी, 0 एम्पेयर, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी 0 एम्पेयर। 3 से 4 तक जो आपके पास लाइन है वो 0 के ऊपर चल रही होगी, ये सेंटर में 0 है एक्चुअली, ठीक है। तो 3 से 4 मिली सेकेंड तक आपके पास वैल्यू क्या है, 0 है। 4 से 5 मिली सेकेंड तक आप देखें तो आपके पास वैल्यू क्या थी, 100 मिली एम्पेयर। हम इसको दोबारा प्लॉट करते हैं, 4 मिली सेकेंड के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी 100 मिली एम्पेयर और 5 मिली सेकेंड तक इसकी वैल्यू 100 ही रही थी। 5 मिली सेकेंड पे ये दोबारा, क्योंकि उसके बाद स्लोप आपके पास कांस्टेंट है तो उसके बाद ये वैल्यू दोबारा से
0 हो जाती है, आगे ये जहाँ तक भी चलता रहे इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर इस तरह की टाइम वेरिएंट कर्व आ जाती है कैपेसिटर की वोल्टेज की और आपको ये कहा जाता है कि आप उसका करंट निकाल लें, तो आपके पास उसका करंट इस तरह से आ जाएगा। पहले आप उसका स्लोप निकाल लें, स्लोप टाइप्स कैपेसिटर करेंगे सी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो आपके पास ये वाली कर्व बन जाएगी। ठीक हो गया? जी सर। गुड। एग्जाम्पल 10.10 है, ये एक्चुअली इसी फार्मूला से रिलेटेड है, ये जो अभी हमने फार्मूला निकाला है। वो कहता है अगर आपके पास दी वोल्टेज अक्रॉस, अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल की उसने हमें कर्व दी हुई थी, यहाँ पर उसने कर्व नहीं दी, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है। कहता है अगर आपके पास कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो Vc = 100 t × e⁻t वोल्ट्स हो। हमने कहा है कि आपके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो है और करंट जो है वो एक्सपोनेंशियल है। अब आपको ये नजर आएगा कि एक्सपोनेंशियल क्यों है, क्योंकि इसमें हमेशा स्मॉल ई आता है, ई जो e⁻t है, ई जो है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व बनाता है। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि कैपेसिटर का वोल्टेज आपको गिवन है Vc = 100 t × e⁻t वोल्ट्स। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोफैरड। और वो आपसे ये पूछ रहा है डिटरमिन द करंट, कैपेसिटर की करंट क्या होगी। तो यहाँ पर तो उसने कोई आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, कर्व नहीं दी हुई है, लेकिन उसने आपको Vc की इक्वेशन दी है। अभी हमने पढ़ा है कि Vc से हम Ic निकाल सकते हैं। Ic की इक्वेशन क्या है? Ic = C टाइम्स dV/dt। तो हमने एक्चुअली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो हमें कैपेसिटर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारे पास वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इसका रिजल्टेंट जो Ic आएगा वो भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगा। तो अब आप इसको देखेंगे हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जो Ic है वो आपके पास किसके बराबर है? C टाइम्स d/dt ऑफ Vc। तो Vc की वैल्यू आप पुट कर दें। Vc की वैल्यू क्या है? 100 टाइम्स t × e⁻t। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। 100 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। C भी कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी बाहर है। तो आपके पास जो जिसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है वो d/dt है। तो जो t वाले वेरिएबल्स हैं सिर्फ उनके ऊपर आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो आप 100 को भी बाहर ले आए, C आपके पास कांस्टेंट है वो भी बाहर है, d/dt टाइम्स t × e⁻t रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए? यस सर। ठीक हो गया, गुड। अब आपके पास प्रोडक्ट रूल है, अगर आपको याद हो डेरिवेटिव का। यस सर, याद है। ये ऊपर उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है। d/dt of u × v = u dv/dt plus v du/dt with u = 100 t and v = e⁻t। ठीक है, u अगर आपके पास 100 t के बराबर है, v = e⁻t के बराबर है, तो वो कहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट रूल है आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमने जो पढ़ा था हमने इस तरह से याद किया था, आपको टीचर्स ने शायद याद कराया हो, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जो आपके पास वेरिएबल है t × e⁻t, तो इसका डेरिवेटिव एक्चुअली क्या आ जाएगा? फर्स्ट t टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d/dt ऑफ e⁻t प्लस सेकंड e⁻t टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dt ऑफ t। तो आप इसको देखें, ये इसने लिखा हुआ है फर्स्ट t टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d/dt ऑफ e⁻t प्लस सेकंड जो सेकंड वेरिएबल है e⁻t टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dt ऑफ t। तो d/dt ऑफ t तो आपके पास 1 हो जाएगा। d/dt ऑफ e⁻t जो है ये आपके पास क्या आता है? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इटसेल्फ वो खुद ही होता है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, जब पावर का डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा आपके पास, तो ये -t टाइम्स e⁻t आ जाएगा -t। तो ये आपके पास जो डेरिवेटिव है वो बनता है 2000 क्यों? क्योंकि 100 × c था, c आपके पास है 20 माइक्रोफैरड, तो आपके पास 100 × 20 माइक्रोफैरड आपने किया, तो आपके पास ये 2000 × 10⁻6 आ गया, इंटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा -t e⁻t प्लस e⁻t। तो आपके पास जो 2000 माइक्रो है, अगर आप इसको रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास बनता है 2 × 1 - t e⁻t मिली एम्पियर। दोनों केसेस में -t e⁻t सॉरी कॉमन था, वो उसने बाहर ले लिया, अंदर आपके पास क्या बच गया? 1 - t। बाहर आपके पास 2000 माइक्रो है, तो अगर आप इस माइक्रो को रिजॉल्व करें तो आपके पास ये 2 मिली बन जाता है। तो मिली लास्ट पे ले आया, 2 उसने शुरू में छोड़ दिया। ठीक है,
तो 2 × 1 - t e⁻⁻t मिली एम्पेयर, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा आंसर। तो आपको अगर इक्वेशन की फॉर्म में भी VC दिया जाए तो आप उसका डेरिवेटिव लेके सिंपली उसका IC निकाल सकते हैं। अब अगर आपको, हम आगे जाके ये क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहीं से इसको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने शुरू कर देता हूँ। अब अगर आपको टी की वैल्यू भी दी जाए और आपको कहा जाए कि आप एग्जैक्ट वैल्यू बता दें, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको टी लेट्स सपोज कहा जाता है कि 5 मिलीसेकंड आपके पास टी की वैल्यू है और आपको ये कहा जाए कि आप IC की वैल्यू बता दें, तो आप टी की जगह 5 मिलीसेकंड पुट कर दें, तो 5 मिलीसेकंड के ऊपर कैपेसिटर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट इज IC, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 2.718, आई थिंक 2.78 है, 2.718 है। स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है? 2.0786 पता नहीं, इस तरह कुछ समथिंग होती है सर। जो स्मॉल ई होता है वो आपके पास 2.178 होता है, आई थिंक ये 718 होता है। तो आप स्मॉल ई की वैल्यू पुट कर दें और टी आपको दिया हुआ है वो आप पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो स्मॉल ई है वो आपके पास 2.718 होता है, जो स्मॉल ई है उसकी वैल्यू आपके पास 2.718 है। सर वही है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा यही रहती है। तो आपको स्मॉल टी की वैल्यू पता है 5 मिलीसेकंड, आपको ई की वैल्यू पता है 2.718, तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के मुझे कोई देगा कि IC 5 मिलीसेकंड के ऊपर कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। आ जाएगी इसकी वैल्यू। सर -2.94 आ रहा है। -2.94 मेरे पास तो -21.744 आ रहा है। -21 कैसे? 1 माइनस, अच्छा ये एक्चुअली आपके पास ये जो 1 है इसकी वैल्यू भी आपके पास उसमें नहीं है ना, यूनिट सेम नहीं। 1 - t 5 मिलीसेकंड इनटू e⁻⁻t। ठीक है, e⁻⁻t भी आपके पास e⁻⁻5 आता है, तो 2.718, तो e⁻⁵ एक्चुअली आपके पास आता है 0.05। e⁻5 मिलीसेकंड को अगर आप उसमें कन्वर्ट करें सिंपल सेकंड्स में, तो आपके पास ये एक्चुअली e⁻⁻t/τ होता है। तो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, ये टाइम कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा सेकंड्स में होती है। तो ये मिली सेकंड में आपको गिवन है, अगर आप इसको सेकंड में देखें तो 5 मिली सेकंड आपके पास आ जाएगा 0.005, तो 2.718 रेज़ टू द पावर 0.005 जो वैल्यू आएगी उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 1 माइनस जो आपके पास t है वो अगेन 5 मिली सेकंड है, तो हम इसको सेकंड में लिखेंगे 0.005 सेकंड्स में। तो आप इसको लिखें 1 - 0.005 इंटू 2.718 रेज़ टू द पावर 0.005 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमेशा सेकंड्स में आता है। ठीक है, तो मैं आगे भी 1.99 मिली एम्पेयर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये आगे जाके हम करेंगे, मैं आपको ये टॉ निकालना भी सिखाऊंगा, फिर आपको ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम टी की वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। जो आपके पास कैपेसिटर है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, तो हमने इनिशियली डिस्कस किया था, यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर या एनर्जी जो भी स्टोर्ड होती है इन आइडियल कैपेसिटर डज नॉट डिसिपेट पावर, उसके अंदर किसी भी किस्म की पावर डिसिपेट नहीं होती। व्हेन द पावर इज ट्रांसफर्ड टू अ कैपेसिटर ऑल ऑफ इट इज स्टोर्ड एज द एनर्जी इन द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज द स्टोर्ड एनर्जी इज रिटर्न टू द सर्किट। जब आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो यही एनर्जी दोबारा सर्किट को वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। टू डिटरमिन द स्टोर्ड एनर्जी कंसीडर इक्वेशन 10.28 पावर इज गिवन बाय P = VI watt यूजिंग कैलकुलस। इट कैन बी शोन दैट द स्टोर्ड एनर्जी इज गिवन बाय
आपको ये फार्मूला एक्चुअली पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन दी हुई है आपकी बुक के अंदर। जो आपके पास कैपेसिटर है उसके ऊपर अगर आप एनर्जी स्टोर निकालें तो वो आपके पास बराबर होती है हाफ CV स्क्वायर के, 1/2 CV स्क्वायर। तो किसी भी टाइम पॉइंट पे अगर आप इसकी एनर्जी देखना चाहें, वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के ऊपर उस वक्त वोल्टेज कितना है। This means that the energy at any time depends on the value of the capacitor voltage at that time। कहता है C तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा, चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, 1/2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है 0.5। तो जो एनर्जी आपकी कैपेसिटर है वो टोटली डिपेंड करती है वोल्टेज आपकी कैपेसिटर पर, और उस टाइम पर जिस टाइम पॉइंट के ऊपर आप वो वैल्यू एक्चुअली देख रहे हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा कि कैपेसिटर का करंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब करंट चेंज होगा तो वोल्टेज भी डिफरेंट आएगा, तो हर टाइम पॉइंट के ऊपर एनर्जी भी फिर डिफरेंट आएगी। ठीक है, उस टाइम पॉइंट के ऊपर आपके पास वोल्टेज कितना है, लेट्स सपोज t = 5 मिली सेकंड के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर 2 वोल्ट्स थे, तो उस वक्त अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 टाइम्स C जो भी कैपेसिटर की वैल्यू है इनटू V स्क्वायर। तो V उस वक्त 2 था तो हम 2 का स्क्वायर पुट करेंगे। अगर V लेट्स सपोज हम 10 मिली सेकंड बाद चेक करते हैं कि V इंक्रीज हो गया 5 हो गया है, तो उस वक्त एनर्जी स्टोर्ड भी 5 का स्क्वायर होगी, फिर 1/2 C × 5 स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर आपका क्लोज होता है। इसकी एग्जांपल या प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपकी बुक में है, वहां से देख लीजिएगा। टाइम वेरिंग का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है जिसमें आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन थी और आपने करंट की कर्व और उसका स्लोप और वैल्यू निकाली है। एक और एग्जांपल भी आपकी बुक में, वहां से देखिएगा। एक इक्वेशन वाली भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है कि अगर आपको वोल्टेज की इक्वेशन गिवन हो तो आप उसका डेरिवेटिव लेके उसके कैपेसिटर का करंट निकाल सकते हैं, और अगर आपको टाइम फिर गिवन हो तो आप टाइम पुट करके कैपेसिटर के करंट की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एनर्जी पूछी जाए उसी टाइम पॉइंट पर, जिस तरह भी हमने ऊपर सॉल्व किया है कि t = 5 मिली सेकंड पे हमने करंट निकाला है, तो हम देखते हैं t = 5 मिली सेकंड के ऊपर कैपेसिटर की वोल्टेज कितना है। सपोज मैंने कहा है कि 2 वोल्ट्स हैं, तो अगर उस वक्त आपसे पूछा जाए कि इस वक्त कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, तो आप इस फार्मूला से उसकी एनर्जी भी बता सकते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी एट टाइम t = 5 मिली सेकंड या फॉर V = 2 VC = 2 वोल्ट्स आपके पास क्या होगी, 1/2 C × 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपका चैप्टर नंबर 10 था। जो चीज़ हमने स्लाइड में कवर की है आपने चैप्टर में से वही चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं तो उसको आप फिलहाल ना छेड़ें। जो आपको चीज़ करवाई गई है इन टॉपिक्स को आपने अपनी बुक से देखना है। तो ये आपका एक्चुअली बुक का चैप्टर नंबर 10 था जो यहाँ पर हमने क्लोज किया है। चैप्टर नंबर 10 है ये, जो अभी हम एग्जांपल कर रहे थे, ये वाली एग्जांपल अभी हमने की है, ये इसकी एग्जांपल थी। ये लास्ट वाली एग्जांपल ये भी हम कर चुके हैं 10.10। यहाँ पर ये आपके कैपेसिटर की एनर्जी का जो मैं आपको कह रहा था, ये इसका डेरिवेशन यहाँ पर गिवन है। हम इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। ट्रबल शूटिंग है कैपेसिटर वगैरह की, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, कैपेसिटर ठीक है नहीं ठीक, कैपेसिटर टेस्टर के ऊपर लगा कर उसकी वैल्यूज क्या है। ये इस तरह के एग्जांपल कैपेसिटेंस के क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, ये आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। जो चीज़ ना समझ आए तो वो फिर आप पूछ सकते हैं। ये सीरीज पैरेलल कैपेसिटर की रिजॉल्व करना, ये भी हम सीख चुके हैं। सीरीज के अंदर ये कैसे सॉल्व होता है, पैरेलल के अंदर ये कैसे सॉल्व होता है, और टोटल कैपेसिटर आप कैसे निकाल सकते हैं। CT ये एक एग्जांपल है, इसको आप देखें। CT ये राइट से लेफ्ट की तरफ देखता है, ये वाला अगर आप देखें तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ देख रहा है। तो हमने ये चीज़ मैं बताई थी, आप में से काफ़ी लोगों ने सेशन में ये चीज़ गलत की है कि जब भी आप कैपेसिटर को पॉइंट A और B से ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो पॉइंट A और B राइट साइड पे हैं या लेफ्ट साइड पे, आप उसका फारदेस्ट रेजिस्टर देखते हैं। अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे कि फारदेस्ट रेजिस्टर। आप चाहे जिस पॉइंट पे भी खड़े हैं, आप वहाँ से खड़े होकर फारदेस्ट रेजिस्टर देखते हैं कि इस पॉइंट से सबसे दूर रेजिस्टर कौन सा है, और उसको हम लास्ट रेजिस्टर भी कहते हैं, जो आपकी नज़र में लास्ट रेजिस्टर हो। फिर आप लास्ट रेजिस्टर से सर्किट को सम करना शुरू करते हैं कि वो अपने से पिछले के साथ सीरीज में है या पैरेलल में। मैं अगर इसकी बात करूं या इस वाले की, आप में से अक्सर लोगों ने क्या किया, CT निकाला है तो यहीं से पहले 100 पिकोफैरेड को 500 के साथ किसी ने सीरीज किया हुआ है, किसी ने सॉल्व पैरेलल करके, फिर उसके बाद उसको इसके साथ सीरीज या पैरेलल करके फिर आखिर में आप इस पे पहुंचे। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। अटेम्प्ट करने की मैंने क्वेश्चन का फिर भी आपको मार्क्स दिए हैं, आपके पेपर मेरे पास पढ़े, जब आप आएंगे तो आप देख लीजिएगा।
ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, इसके 0 वोल्ट 0 मार्क्स बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है टोटल रेजिस्टेंस या कैपेसिटर की केस में आप टोटल कैपेसिटेंस जब निकालने बैठेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है टोटल कैपेसिटेंस निकालने का। पहले दो रेजिस्टर आपस में सीरीज पैरेलल हो ही नहीं सकते, वो इस वजह से कि आप अगर मैं इसी की एग्जांपल की बात करूं तो ये दोनों सीरीज में तो है ही नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान थर्ड पाथ मौजूद है, ये थर्ड कैपेसिटर लगा हुआ है, सीरीज में तो ये हो ही नहीं सकते। पैरेलल में ये किस तरह होंगे कि उनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो। तो अगर मैं इसको एंड पॉइंट कंसिडर करता हूँ कि एंड पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट तो इन दोनों का डिफरेंट है, ए और बी ये दोनों डिफरेंट है, तो ये पैरेलल में भी नहीं हो सकते, ना आप इनको सीरीज में सॉल्व कर सकते ना पैरेलल में। यही केस हर सर्किट के साथ है। अगर आप उसको इनिशियल पॉइंट से शुरू करेंगे तो इनिशियल वाला कैपेसिटर या रेजिस्टर वो अपने सेगुलर रेजिस्टर के साथ सीरीज या पैरेलल बनता ही नहीं है जब तक कि आप पिछले सारा सर्किट सम करके ना आ जाए। तो ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, इसके 0 मार्क्स बनते हैं। इस दफा जो मैंने जी तो इसमें जो लॉस दोनों लगे हुए हैं, ये 100 पीएफ और 100 पीएफ, ये दोनों आपस में पैरेलल में सॉल्व नहीं हो जाएंगे? कोई आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं? सर जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, इसमें जो आपने ये सेंटर पॉइंट नहीं सर, ये इधर देखें, ये सेंटर में जहाँ पे 100 पीएफ और 100 पीएफ, इन दोनों की बात कर रहे हो? जैसा ये पैरेलल सॉल्व नहीं हो जाएंगे? ये सॉल्व होंगे, बिल्कुल पैरेलल सॉल्व होंगे। आप इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लो तो ये है कि कैपेसिटर बन जाएगा ना वर्टिकल। आप यहाँ से स्टार्ट करें, जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ये दोनों सीरीज में है, सर ऐड हो जाएंगे वो दोनों। ठीक हो गया। ये दोनों पैरेलल में है जी सर। तो फाइनल क्या बनेगा, ये जो सीरीज आएगा वो 500 और इन दोनों का जो पैरेलल आएगा उसके साथ पैरेलल में नहीं पैरेलल बनेगा। ये ऊपर वाला 500 आएगा आपके पास इसी तरह से, उसके नीचे जो आपने सॉल्व किया अभी वो भी उसकी पोलैरिटी यही बनेगी, और ये लेट्स सपोज सी डैश था और ये पैरेलल में है अब आपके पास इसके साथ, ओ सॉरी मैंने इधर रेजिस्टर कर दिया, ये भी आपके पास कैपेसिटर है। ये वाला कौन सा कैपेसिटर है? ये 0.005 और 100, ठीक है, वो इन दोनों के साथ पैरेलल में है और ये इसकी टोटल कैपेसिटेंस होगी। अब आप क्योंकि सर्किट को यहाँ से ऑब्जर्व कर, तो इसको हमेशा लास्ट से शुरू करना है, ठीक है। एहतियाब आपने जो ठीक किया हुआ था, बाकी बहुत से लोगों ने और काफ़ी अच्छे बच्चे जो यूजुअली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं या जिनके क्विज़ अच्छे हैं, उन्होंने भी इसको गलत किया हुआ। आई डोंट नो कि उस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा था, ये किस तरह से उन्होंने किया। कैपेसिटर हो या रेजिस्टर हो, आगे हम इंशाल्लाह इंडक्टर भी जाके पढ़ेंगे, इसको अगर टोटल रेजिस्टेंस या टोटल कैपेसिटेंस या टोटल इंडक्टेंस आपने निकालनी है तो आपने हमेशा लास्ट वाले रेजिस्टर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको दरमियान में कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर आता है तो आप उसको आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं, वो इंटरमीडिएट स्टेप है। फॉर एग्जांपल मैं इस लास्ट वाले सर्किट की अगर बात करूं, इन दोनों को आप सबसे पहले सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये दोनों पैरेलल में, इनको पैरेलल में सॉल्व करके छोड़ दें। सिमिलरली इन दोनों को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल है, इनको पैरेलल में सॉल्व करके छोड़ दें। ये लास्ट वाला जो है ये आपके पास शॉर्ट सर्किट है इसके पैरेलल में 16 के, तो अगर ये शॉर्ट होता है तो आप इसको सिंपली शॉर्ट करके छोड़ सकते हैं, लेकिन टोटल कैपेसिटेंस निकालते हुए आप स्टार्ट यहीं से करेंगे, इसको पीछे सम अप करने शुरू करेंगे। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करें तो उसको पिछलों के साथ आप सीरीज में सॉल्व करके फिर आप इसको इसके साथ पैरेलल में सॉल्व करके, इस वाले केस में ये सिनेरियो ट्रू बनता है। आप ये नहीं कर सकते कि इसको आप इसके साथ सीरीज या पैरेलल कर लें शुरू से ही, या इसको आप इसके साथ सीरीज या पैरेलल कर लें, ये इसके साथ ना सीरीज है ना पैरेलल, क्योंकि 16 और 18 इनके दरमियान में ये वाला थर्ड पाथ मौजूद है। अगर मैं 16 को ऊपर वाले कॉम्बिनेशन के साथ ले लूँ तब भी दरमियान में ये 18 वाला मौजूद है, तो ये 16 इससे पिछले के साथ ना सीरीज है ना पैरेलल है। आपको स्टार्ट यहीं एंड से करना पड़ेगा अगर आपने टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो। सर ये शॉर्ट सर्किट का थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये शॉर्ट सर्किट में हम वो रजिस्टर को खत्म कर देते हैं सर? शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टर खत्म होता है, यहाँ पर ये आपके पास कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट है, तो जितना भी करंट यहाँ से आएगा वो कहाँ से फ्लो करेगा, पॉइंट बी के ऊपर अगर जा रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट। अच्छा, कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट का कोई मतलब हम इग्नोर ही कर दें शॉर्ट सर्किट को कैपेसिटर में? नहीं, क्यों इग्नोर कर दें? शॉर्ट सर्किट है ना, तो कैपेसिटर का करंट जो है हमेशा शॉर्ट सर्किट से फ्लो करेगा ना। करंट जितना भी है वो हमेशा इजीएस्ट पाथ देखता है। आगे हम जाके निकालेंगे कैपेसिटर की भी वैल्यू आती है जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो जो इसकी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आएगी वो आपके पास फेरेड में उसकी इंटरनल एक्स सी आपने पढ़ा हुआ है, ये अभी आपने पहले सवाल पूछ लिया। एक्स सी किसके बराबर है? सर ये पढ़ा हुआ है 1/2 पाई इम्पीडेंस और
हाँ, ये आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर की भी कुछ इम्पीडेंस होती है और इसकी वैल्यू हमेशा ओम्स में होती है, ये चीज़ याद रखनी है। तो करंट क्या करता है, करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करता है जिसमें कोई भी ओम मौजूद ना हो, दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद ना हो। तो कैपेसिटर के केस में भी ये जो करंट है ये शॉर्ट सर्किट से फ्लो करेगा। ठीक है सर। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम जाके ठीक आगे हो जब गया। इम्पीडेंस पे पहुंचेंगे तो मैं आपको ये चीज़ एसी के साथ उस वक्त दोबारा बताऊंगा। एक्सी की वैल्यू होती है और ये हमेशा ओम्स में आएगी। एक्सएल होता है इंडक्टर के केस में, वो भी हमेशा ओम में आता है। तो ये एक्चुअली जिसको हम एसी के केस में इम्पीडेंस कह रहे होते हैं, इसका काम वही है जो काम रेजिस्टिविटी कर रही होती है। ठीक है, करंट के जो उसको है फ्लो को अपोज करना। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, ये आपने करने हैं। ये आपके पास एक जो मैंने ऊपर एग्जांपल कराई थी उस तरह की एक एग्जांपल है। वीसी आपको दिया हुआ है कैपेसिटर का और उसने आपसे उसी तरह से आईसी पूछा है। आप हर इंटरवल के लिए स्लोप निकालेंगे और उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका करंट आप कैलकुलेट करेंगे। सर हाँ जी, सर हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब बैटरी में ना एक अपना रेजिस्टेंस भी होता है, बैटरी में थोड़ी सी वो वोल्टेज वो वेस्ट हो जाती है, मतलब जाते हुए रेजिस्टेंस की इंटरनल वजह से। रेजिस्टेंस होती है, बैटरी की अपनी होती है। हाँ जी, तो वो हमने भी यहाँ तक कहीं यूज नहीं की उसको। हम उसको यूज करते हैं ना, हम उसको नाम नहीं लेते एक्चुअली, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। आइडियल सोर्स में जो आपके ऐसा पास, इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ जी, आइडियल सोर्स में वो इतनी कम होती है कि आपने जब वेरिएबल पावर सप्लाई यूज़ की थी या पावर सप्लाई आपने लैब में यूज़ की थी, तो जब आप 10 वोल्ट यूज़ करते हैं तो आपके पास 10 वोल्ट ही आउटपुट पर आते हैं। तो उसकी वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करते। ठीक है, ओके सर। आइडियल सोर्स हमेशा वही होता है जिसके अंदर वो वैल्यू नेग्लिजिबल हो। इसको हम शंट रेजिस्टेंस भी किस जगह आप पढ़ेंगे, उसको शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसकी बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो ये हमेशा आपके साथ जो वोल्टेज सोर्स है उसके सीरीज में मौजूद होती है, लेकिन वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उसका जिक्र नहीं करते, निग्लेक्ट करते हैं हम उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि आइडियली ये जीरो है। ठीक है, जी सर। सर हम उसकी वैल्यू भी निकालते थे वैसे, किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो आप निकाल सकते हैं अगर आपको वोल्टेज दी हो। हमारे सामने कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो आप उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर टोटल रेजिस्टेंस आपने निकालनी है तो लेट्स सपोज आपको बाकी रेजिस्टेंसेस अगर पता है या वोल्टेज ड्रॉप्स आपको पता है तो केवीएल से आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप बता सकते हैं। हमारे सामने जी कोई इस सर। तरह का अभी तक केस नहीं आया। ठीक है, कोई आगे आया या मैं एग्जांपल ढूंढ के आपको स्पेशली इसका करवा भी दूंगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या बनती है। इस वाली एग्जांपल को जरा आप पढ़े, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअली ये एग्जांपल क्या है। ये वाली जो एग्जांपल है इसको जरा पढ़ें, ये क्या बताता है, फिर मैं आपसे यहाँ से शुरू करता हूँ कि वो है क्या। हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर मुझे ये बता दें कि ये एग्जांपल 11.1 एक्चुअली बता आपको क्या रही है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम लगाते हैं वोल्टेज तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो जीरो है शुरू में स्टार्टिंग में, और ये जब हम उसकी शुरुआत करते हैं तब वो जीरो है। हम जरा थोड़ा सब्र करो, बाकी कोई पढ़ लें तो एक दफा पढ़ लेना, फिर मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ। ये बाकी लोग भी इसको 1-2 मिनट पढ़े और मैं एहतिशाम से बाद में पूछूंगा, पहले बाकी से पूछूंगा।
हाँ जी, पढ़ा है सबने? यस सर। गुड। काजी साहब बताएंगे क्या कह रहे हैं? सर वो कह रहा है कि हम बैटरी लगाएंगे 40 वोल्ट का सोर्स देंगे सर, जहाँ से सर करंट इंटर होता है कैपेसिटर के अंदर, सोर्स के अंदर, और फिर वो उसे 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है सर, फिर उसे जिस टाइम वो फुल चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो सर उसे रिमूव करके उसे सर डिस्चार्जिंग पोजीशन पे लगाएंगे, और वो उतने ही टाइम में सर, ये सर, हाँ ठीक है बोले। फिर उतने ही टाइम में सर वो बैटरी को उधर से भी सर चार्ज कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा सर, पर करंट सर नेगेटिव हो जाएगा सर उस साइड से सर, क्योंकि हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं सर। ठीक है, करंट रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। सही है, रिवर्स चार्ज डिवाइस में चल जाएगा, पर टाइम सेम लगेगा सर, बिल्कुल पोलैरिटी सही। चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसको एहतिशाम आपने भी ये चीज़ डिस्कस की थी ना, ये आपके पास कैपेसिटर है जो 11 पॉइंट कौन सी बात कर रहे फिगर की, 1 की। कहते हैं 11.1 फिगर को अगर आप देखें तो 11.1 आपके पास कौन सी फिगर है? ये एक्चुअली फिगर है 11.1 जो अभी इसने बात डिस्कस की, कि पहले आप इनिशियली कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ चार्जिंग पोजीशन के ऊपर। ठीक है, जब आप कैपेसिटर चार्जिंग की हम एक्चुअली बात कर रहे हैं, जब आप उसको चार्जिंग पोजीशन के ऊपर बात कनेक्ट करेंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, और कैपेसिटर कितना चार्ज होगा? जितना आपका वोल्टेज सोर्स है ई, तो आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो कैपेसिटर चार्ज करेगा सी को, और एग्जांपल में वो कह रहा है कि हम कैपेसिटर को फुल चार्ज होने देते हैं, तो ई आपने सप्लाई किया तो कैपेसिटर फुल चार्ज होके ई हो जाएगा। जब ये फुल चार्ज हो चुका होगा उसके बाद वो कहता है कि आप पोजीशन चेंज करें, जो आपका चार्जिंग पोजीशन आप उससे हटा के कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग पोजीशन के ऊपर कनेक्ट कर दें। जब आप इसको डिस्चार्जिंग पोजीशन के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो आप इसको फुली डिस्चार्ज होने देते हैं। जब चार्जिंग पोजीशन थी तो करंट आपके पास इस तरह से फ्लो कर रहा था, लेफ्ट से राइट, क्योंकि बैटरी से करंट एक्चुअली इधर आ रहा था। जब आपके पास डिस्चार्जिंग पोजीशन है तो ये जो करंट कैपेसिटर है ये अब बैटरी का काम करेगा, क्योंकि नीचे तो आपके पास ग्राउंड है और बैटरी आपने रिमूव कर दी है। अब आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज है तो कैपेसिटर इटसेल्फ बैटरी का काम करता है, तो अब एक्चुअली कैपेसिटर सर्किट में करंट फ्लो करवा रहा होगा, तो ये वाला करंट फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और जो करंट डिस्चार्जिंग पोजीशन के अंदर है उसके साथ आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, आप अब इसको देखें, जब मैं पोजीशन 1 पे रखूंगा 10.1 फिगर जो है पोजीशन 1 पे रखूंगा, कैपेसिटर का करंट जो है वो राइट को फ्लो कर रहा है, राइट, और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और हमने ये कहा है कि हम कैपेसिटर को फुली चार्ज होने देंगे, तो कैपेसिटर आपके पास 0 वोल्ट से लेकर ई वोल्ट तक चार्ज होगा, और आपके पास जो कैपेसिटर का करंट है वो एक्चुअल डायरेक्शन में है, जो मैक्सिमम वैल्यू थी ई बाई आर, जो फर्स्ट इंस्टेंट पे वैल्यू होगी, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम करंट कितना होगा? ई डिवाइडेड बाय आर। तो मैक्सिमम करंट है आपके पास ई डिवाइडेड बाय आर, यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, ट्रांजिएंट खत्म होगा, तो आपके पास कैपेसिटर का जो करंट है वो कितना हो चुका होगा? 0 हो चुका होगा। और जब आपके पास ट्रांजिएंट खत्म होगा तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो कितना हो चुका होगा? वो मैक्सिमम हो चुका होगा, विच इज ई वोल्ट। इसके बाद जो स्टेट है, अगर आप बैटरी को कनेक्टेड रखें तो उसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, ये चीजें याद रखनी है। स्टेडी स्टेट में अगर मैं आपसे पूछूं तो करंट आपके पास सर्किट के अंदर कितना होगा? 0 होगा। कांस्टेंट 0 होगा, ये कर्व आपको शो कर रहा है ना। करंट सर्किट के अंदर उसी वक्त तक आएगा जब तक कि कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है। जब वो फुली चार्ज हो चुका है या फुली डिस्चार्ज हो चुका है तो सर्किट के अंदर करंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो जब आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, जो कि ई वोल्ट्स हैं, कैपेसिटर भी ई वोल्ट तक पहुंच चुका होगा, और जो इनिशियल पॉइंट है वो भी आपके पास ई है, तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो आपके पास ई वोल्ट्स हैं कैपेसिटर के, जो आपके इनिशियल के डिफरेंस जब आप लोगे तो वो 0 हो चुकी होगी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, तो ये आपके पास स्टेडी स्टेट कहलाती है। स्टेडी स्टेट के अंदर करंट हमेशा 0 होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? कांस्टेंट कितना? जो एक्चुअल 0 वोल्टेज मैक्सिमम। एक्चुअल ये कर्व है ना आपके पास, ये कर्व आपको क्या शो करती है कि स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? ई वोल्ट्स है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी ये ई वोल्ट्स, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है जितनी आपकी ई वोल्ट था।
तो स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम होता है और कैपेसिटर का करंट 0 होता है। ये चीज़ याद रखनी है, आगे जाके हम अप्लाई करेंगे। आप क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि अगर स्टेडी स्टेट जो कैपेसिटर है वो स्टेडी स्टेट में चला गया है तो आप उसका वोल्टेज बता दें, स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा। तो आपने बगैर देखे आपको पता होना चाहिए कि ये अगर सर्किट है तो आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम विच इज ई वोल्ट। तो अगर ई 10 है तो आप कहेंगे कि कैपेसिटर का वोल्टेज स्टेडी स्टेट में 10 वोल्ट है। और करंट आपसे पूछा जाए तो ये करंट आपके पास क्या होता है, 0 है। यहाँ पर हमने ये ग्राफिकली देखा हुआ है, हम आगे जाके इसको निकालेंगे भी, आप निकालेंगे तब भी वैल्यूज यही आएंगे। ठीक है, यस सर। सर बात सुने जी सर, अगर 2 से 3 कैपेसिटर लगे, रेजिस्टर लगे हुए तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सब में फिर सेम होगी ना सर, अगर जब वो फुली चार्ज हो जाएगा? नहीं, कैपेसिटर जो अगर आपके पास 2 या 3 लगे तो वो सीरीज में सम होकर एक ही बनेगा। जब भी आप सर्किट को बनाएंगे, हम आगे जाके देखेंगे, तो आपका एक्चुअल सर्किट यही बनेगा फाइनल। ई आर वो इंडिविजुअल का नहीं पूछ सकता? आरसी सर्किट कहते हैं। ये आप इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसको ऐड करके एक ही बना लें तब भी फर्क कोई नहीं पड़ता। इंडिविजुअल में ये है कि आपके पास इनिशियली वोल्टेजेस, क्योंकि लेट्स सपोज अगर 2 आर लगे हुए हैं तो इनिशियली तो करंट चेंज हो रहा है ना, तो आपके पास वोल्टेजेस डिफरेंट आएंगे। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा फिर तो कैपेसिटर रेजिस्टर की वैल्यू वोल्टेज की 0 हो जाएगी, फिर वो 1 हो या 3 हो फिर वो सब 0 ही होंगे। ठीक है सर। ठीक है, गुड। ठीक है सर। अब आप इसको देखेंगे जो हम स्टेडी स्टेट वाला जिक्र कर रहे थे। स्टेडी स्टेट में जो आपके पास कैपेसिटर है वो क्या कर रहा होता है, ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होता है, इसलिए आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो VC = E के बराबर होता है। स्टेडी स्टेट में हमने कहा है कि आपका कैपेसिटर जो है फुली चार्ज होकर E के बराबर आ जाता है, तो हम ये उस वक्त ये कहते हैं कि सर्किट के अंदर करंट 0 है। और करंट कब 0 होगा, जब आपके पास सर्किट ब्रेक हो या दूसरे लफ्जों में सर्किट ओपन हो। इसलिए हम ये चीज़ याद रखनी है कि स्टेडी स्टेट के अंदर जो कैपेसिटर है उसको ओपन सर्किट कहा जाता है, कि ये ओपन सर्किट बिहेव करता है। यही वजह है कि डीसी के लिए कहते हैं कि कैपेसिटर आपके पास डीसी को पास नहीं करने देता। तो अभी आपने ये पढ़ लिया है, ये इनिशियली पास करने देता है उस वक्त तक जब तक कि कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। जब ये फुली चार्ज हो जाए तो कैपेसिटर सर्किट के अंदर एक्चुअली ओपन सर्किट बिहेव करता है। ओपन सर्किट बिहेव करने की वजह से ये किसी भी किस्म का करंट फ्लो नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि ये डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक हो गया? जी सर। यस सर। और इनिशियली आपके पास कैपेसिटर फिर क्या बिहेव कर रहा होता है? इनिशियली हमने कहा था कि कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होती है, 0 होती है फर्स्ट इंस्टेंट पे। फाइनली कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी हो जाती है, E के बराबर हो जाती है। इनिशियली वैल्यू क्या होती है, 0। इसलिए ये भी चीज़ याद रखनी है कि जब आपका फर्स्ट इंस्टेंट होता है, जिस वक्त आप स्विच ओपन करते हैं, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर लुक्स लाइक शॉर्ट सर्किट या कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो ये 2 टर्म्स है, ये आप आगे क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाएंगी या क्वेश्चन में जब सामने आ जाए तो ये चीज़ याद रखनी है कि इनिशियली कैपेसिटर आपके पास सर्किट में शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि उसका वोल्टेज 0 होता है। और शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज हमेशा 0 होता है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और जब आपके पास स्टेडी स्टेट आ जाती है तो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो जब इनिशियली कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होता है तो सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, उस वक्त करंट मैक्सिमम होगा। जब फाइनली कैपेसिटर आपके पास ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होता है तो उस वक्त सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, या दूसरे लफ्जों में 0 होगा। ये 2 टर्म्स हैं जो आपको बार बार सामने आएंगी। ठीक हो गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। जी सर, दूसरा पॉइंट रिपीट कीजिएगा। मैंने आपसे 2 चीजें डिस्कस की कि ये सर्किट है ना, इनिशियली जब आप वोल्टेज या स्विच यहाँ से क्लोज करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला सर्किट था, मैं उसकी डायग्राम पे चला जाता हूँ। ये इनिशियली जब मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट किसकी प्रॉपर्टी है, शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी है। शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज 0 होता है। तो इनिशियली कैपेसिटर आपके पास सर्किट के अंदर क्या बिहेव करता है, जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट। ठीक हो गया, गुड। और उस वक्त अगर आपसे कैपेसिटर का करंट पूछा जाए तो फिर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट क्या होता है, 0 मैक्सिमम होता है। उस वक्त आपके सर्किट का करंट या कैपेसिटर का करंट भी मैक्सिमम होगा। ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि इनिशियली कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, तो शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज अगर पूछा जाए या इनिशियल वोल्टेज आपको कैपेसिटर का पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 0 वोल्ट है। और इनिशियल करंट अगर आप पूछा जाए तो आप कहेंगे मैक्सिमम है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना मैक्सिमम है, वैल्यू क्या है, तो आप उसकी वैल्यू बताएंगे E/R। जो भी सर्किट का टोटल करंट होगा वो एक्चुअली फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर कैपेसिटर के अंदर फ्लो कर रहा होगा। तो
तो हम उसको मैक्सिमम करंट कहते हैं ई बाय आर, ये वाला जो करंट है। इस कर्व को भी आप देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, ई बाय आर, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट है। तो जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा ई माइनस 0 विच इज ई डिवाइडेड बाय आर। तो आपके पास जो मैक्सिमम करंट बनती है फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर वो ई बाय आर बनती है। तो ये मैंने आपको कहा है कि इनिशियल जो फर्स्ट पोजीशन होगी, इनिशियल टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव सेकंड, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा और कैपेसिटर के अंदर करंट मैक्सिमम होगा। जब आप स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएंगे, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। जब आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है तो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना हो चुका होगा, ई वोल्ट्स। कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है तो ई वोल्ट का मतलब क्या है कि कैपेसिटर के अंदर अब करंट कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट चार्ज हो गया है तो 10 माइनस 10 0, तो करंट के अंदर 0, सर्किट के अंदर जो करंट है वो 0 हो चुका होगा। तो 0 करंट किसकी प्रॉपर्टी है, ओपन सर्किट की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर आपके पास ओपन सर्किट बिहेव करता है और उस वक्त आपके पास कैपेसिटर का करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। और अगर वोल्टेज पूछा जाए तो ओपन सर्किट की करंट हमेशा मैक्सिमम होती है। तो आप उस वक्त कहेंगे कि करंट वोल्टेज इसका मैक्सिमम है और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का, और करंट उसका मिनिमम है या 0 है। तो अगर मैक्सिमम वोल्टेज आपसे पूछा जाए तो सीरीज सर्किट में याद रखना है जितना आपने सप्लाई दिया हुआ है कैपेसिटर मैक्सिमम उतना ही चार्ज हो सकता है। तो अगर आपकी 10 वोल्ट की सप्लाई है तो आप कहेंगे कि कैपेसिटर की वोल्टेज 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट की सप्लाई है तो आप कहेंगे 20 वोल्ट एंड सो ऑन। ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो मैंने अभी आपसे कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने बिल्ड किया, ये एक्चुअली कहाँ से आता है, ये इन इक्वेशन से आता है। आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन आप बार बार यूज़ करेंगे। यही चीज़ ये इस एग्जाम्पल में भी आपको बता रहा था, मैं एक्चुअली आपको डायरेक्ट इसकी इक्वेशन पे लेके जाता हूँ। ये इक्वेशन है कैपेसिटर चार्जिंग 11.3। कैपेसिटर का वोल्टेज VC किसी भी टाइम इंस्टेंट पे बराबर होता है E इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय RC। RC क्या है, जो आपके पास वोल्ट है, रेजिस्टर की वैल्यू है R इंटू कैपेसिटर की वैल्यू है C। ये जो RC है हम इसको टॉ कहते हैं। टॉ आपके पास क्या है, वो बराबर है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ना पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं बस इसको क्लोज करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये आपके पास जो टॉ है, ये आपको बता दूं मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास VC है ये ई रेस्ट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी ओवर RC है, और RC किसके बराबर है, एक्चुअली RC टॉ के बराबर होता है। टॉ आपके पास क्या है, टाइम कांस्टेंट है। जो टॉ इटसेल्फ है ये क्या है, टाइम कांस्टेंट। 1 टाइम कांस्टेंट RC के बराबर होता है। और कैपेसिटर फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है, 5 टॉ का। ये चीज़ भी याद रखनी है। आपके पास जो कैपेसिटर इटसेल्फ है उसका जो 1 टाइम कांस्टेंट है वो R इंटू सी के बराबर है। और RC आपको कैसे पता चलेगा, आप सर्किट में देखेंगे जो भी उसके R की वैल्यू है, जो भी उसकी C की वैल्यू, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टॉ आ जाएगा, सिंगल टॉ, 1 टॉ आ जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होगा, ये 5 टॉ टाइम में चार्ज होता है कैपेसिटर। ठीक है, और 5 टॉ टाइम इसको डिस्चार्जिंग के लिए भी चाहिए होगा। और टॉ जो है ये टाइम कांस्टेंट है तो इसका यूनिट हमेशा सेकंड में आएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि टॉ हमेशा सेकंड्स में कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए ये जो आपके पास अब VC है, VC को हम लिख सकते हैं E इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी ओवर टॉ या T ओवर RC। जो आपको इक्वेशन में लिखा नजर आ रहा है इसमें लिखा हुआ है T ओवर RC, तो हम इसको T ओवर टॉ भी लिख सकते हैं या T ओवर RC भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आपके पास टॉ की वैल्यू हर कैपेसिटर के लिए 5 है सर? नहीं, टॉ हर कैपेसिटर के लिए R इंटू सी से निकलेगा, जो भी सर्किट का R है मल्टीप्लाई C। तो सर फिर आप 5 किसका बता रहे थे? टॉ की वैल्यू 5 है। 5 बताया फुल चार्ज, कैपेसिटर का फुल चार्ज जो टाइम है, कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा, मैं इसको FC से लिखता हूं, 5। कैपेसिटर का जो फुल चार्ज टाइम है वो 5 टॉ है, वो अच्छा 5 टॉ बराबर। ठीक है, 1 टॉ RC के बराबर है। लेट्स सपोज अगर 5 टॉ है वो 1 सेकंड है तो कैपेसिटर फुली चार्ज कितनी देर में होगा, 5 सेकंड में। अगर 1 5 टॉ सेकंड में, ठीक है सर समझ आ गई। हाँ, लेट्स सपोज 1 टॉ आपके पास 5 मिलीसेकंड है तो कैपेसिटर फुली चार्ज कितनी देर में होगा, 25 मिलीसेकंड में। वो 25 मिलीसेकंड, ठीक हो गया सर? एक्सक्यूज मी हाँ जी बोलो। सर, डिस्चार्ज टाइम भी वही होगा जो चार्ज टाइम होगा? एग्जैक्टली सेम होगा, कैपेसिटर जितनी देर में चार्ज होगा एग्जैक्टली उसी इतनी देर में डिस्चार्ज होगा। शर्त ये है कि आपके पास
आर और सी सेम होना चाहिए, यानी कि उसका चार्जिंग पाथ और डिस्चार्जिंग पाथ सेम होना चाहिए। अगर आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पाथ डिफरेंट कर देंगे तो फिर ये डिफरेंट होगा, वो भी मैं आपको जाके बताऊंगा। अगर आपके पास ये एक ही सर्किट है जो अभी हमने ऊपर देखा सिंपल ये वाला, यानी कि यही वाला सर्किट, आप इसका चार्जिंग टाइम देखेंगे और डिस्चार्जिंग टाइम देखेंगे, दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, क्योंकि चार्जिंग पाथ की रेजिस्टेंस और डिस्चार्जिंग पाथ की रेजिस्टेंस सेम है, तो टॉ भी सेम आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज कोई दूसरा स्विच यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ कोई रेजिस्टर, और मैं ये कहता हूँ कि डिस्चार्जिंग पाथ ये है, तो इस पाथ की रेजिस्टेंस चेंज है, तो फिर उस केस में आपके पास डिस्चार्जिंग टाइम चेंज आ जाएगी। ये आगे एग्जांपल्स आएंगी, उसमें मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन है और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। तो ये आपके पास, ये अगर आप देखेंगे, सॉरी चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग पे भी हम नहीं, डिस्चार्जिंग बाद में करेंगे। तो ये आपके पास कैपेसिटर का चार्जिंग का कर्व जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये 0 से लेकर ई वोल्ट तक चार्ज होता है 5 कैपेसिटर जो है, ये एक्चुअली कैसे चार्ज हो रहा होता है, ये इस इक्वेशन की बेस पे चार्ज हो रहा होता है। कि कितनी देर में ये कितना चार्ज होगा हम इस इक्वेशन से पता लगाते हैं। ये वाली एग्जांपल इंशाल्लाह हम 11.2 जब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें हम करेंगे, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। सिमिलरली जो कैपेसिटर का करंट है उसकी भी इक्वेशन ये है, ये इसकी इक्वेशन है करंट की, IC इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R इनटू E रेज़ पावर माइनस T ओवर RC। तो ये जो हमने IC का करंट देखा था कि करंट आपके पास स्लोली आपके पास ये जीरो की तरफ जाता है, तो ये कैसे जीरो होता है, ये एक्चुअली इस इक्वेशन से पता चलता है कि कितने टाइम पॉइंट पे कितना करंट जो है वो डिके कर चुका होगा या डिक्रीज कर चुका होगा, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास तीसरी चीज सर्किट के अंदर रह गई वो है रेजिस्टर है। तो रेजिस्टर का वोल्टेज और जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ये सिर्फ डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा, क्योंकि सीरीज है, तो जो आपके पास कैपेसिटर की करंट आ रही होगी वही उसी टाइम पॉइंट के ऊपर रेजिस्टर की भी करंट होगी। तो दोनों की इक्वेशन फिर करंट की सेम रहेगी, वोल्टेज की इक्वेशन डिफरेंट है। जो रेजिस्टर है उसका वोल्टेज आप निकाल सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू ई इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर आप इसको लॉजिकली निकालना चाहें तो आप लॉजिकली बता सकते हैं कैसे आएगा रेजिस्टर का वोल्टेज, या सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है, मुझे अगर आर का वोल्टेज चाहिए हो, इस आर का अगर मुझे वोल्टेज चाहिए हो तो वो कैसे आ सकता है। आवाज आ रही है सबको? सर किस केस में, अगर हमने स्टार्टिंग केस में या एंड केस में? किसी भी टाइम पॉइंट पे अगर मुझे आर का वोल्टेज निकालना हो तो आर का वोल्टेज कैसे आ सकता है। कैपेसिटर का वोल्टेज तो चलो मैं लेट्स सपोज टी सर वो तो हम माइनस करेंगे ना, ई में से वी सी माइनस करेंगे, वीसी जो मेरे पास आएगा तो उसमें से हम पे निकाल लेंगे। नहीं, वही आर का वोल्टेज होगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था डायरेक्ट कि वीसी का वोल्टेज तो आप इक्वेशन के बगैर नहीं निकाल सकते, ये इक्वेशन से आएगा। वीसी का करंट भी इक्वेशन से आएगा। अगर आपसे रेजिस्टर का वोल्टेज और करंट पूछा जाए तो रेजिस्टर का करंट तो वही होगा एग्जैक्टली जो कैपेसिटर का करंट है, ठीक है। और रेजिस्टर का वोल्टेज अगर पूछा जाए तो आपने किसी भी टाइम पॉइंट पर कैपेसिटर की वोल्टेज तो निकाली हुई है ना, मैक्सिमम वोल्टेज आपको पता है, तो आप इन दोनों के डिफरेंस से वी आर बता सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वी आर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं और वी आर आप इस इक्वेशन से भी बता सकते हैं जो इक्वेशन उसने यहाँ पर मेंशन की, ठीक है। तो इनिशियली आपके पास जो रेजिस्टर है उसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो है। तो जैसे जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज बिल्ड हो रहा है आप ये देखेंगे कि आपको ये रेजिस्टर का कर्व नजर आ रहा है, रेजिस्टर का वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट के अंदर या फुल चार्ज होने के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम हो चुका होगा जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और रेजिस्टर का वोल्टेज आपके पास जीरो हो चुका होगा, ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो ये एग्जांपल मैं करूंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हर टाइम पॉइंट के ऊपर इसने वैल्यूज निकाली हुई है, t इज इक्वल टू 150 मिलीसेकंड पे क्या होगा, 50 मिलीसेकंड पे क्या होगा एंड सो ऑन। इसको हम इंशाल्लाह करेंगे, फिर यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी 11.2 से, ठीक है। मैं आपकी अटेंडेंस क्रिएट कर देता हूँ नेक्स्ट। अभी इसके बाद आप लोग फ्री हैं, ये क्लास है? क्लास है सर जी, किधर फ्री? अच्छा क्लास है, चलो फिर आपको फ्री कर देता हूँ। ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। आज कितना बनता है अटेंडेंस? अटेंडेंस याद है? 24 सर। डेट तो मैं मेंशन, आज डेट क्या है? 21।
तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास? 9:30। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है? 11 बजे इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।